सरून कर लो सुन जाएगा। चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। अब देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सारे ट्रीटमेंट सीख लिए थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने सारे ट्रीटमेंट सीख लिए थे कि हमारा गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, रिजर्व्स का क्या होता है, बहुत अच्छे से हमने सारी चीजों को। आज हम क्या करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, आज हम लोग करने वाले हैं ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारा मेन फुल फ्लेज क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जाम के अंदर आता है। और आप देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा हायर लेवल का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। On 1st 5 2021 the balance sheet of Mr. Ram, Rahul and Rohit, जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस अपने कैपिटल के अंदर शेयर करते थे, उनकी उनकी ये हमारे पास में बैलेंस शीट दी हुई है। यानी कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, 3:2:1। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में अब हमें देखना क्या है, हमें चेक क्या करना है इस बैलेंस शीट के अंदर। सर सबसे पहले हमें चेक करना है जनरल रिजर्व तो नहीं है, कोई P&L का बैलेंस तो नहीं है, लॉस टू डेट तो नहीं है, किसी तरीके से कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर तो नहीं दिए हुए, क्योंकि ये इफेक्ट कहां करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ठीक है सर, नहीं दिया हुआ इस तरीके का कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर। आगे चलते हैं, अब एडजस्टमेंट पढ़ूंगा मैं। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि राम रिटायर हो रहा है, राम भाई साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं फॉर्म से। ठीक है जी, ओके। अब उनके रिटायरमेंट पे ये रिवैल्यूएशन हो रहे हैं किसमें, एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर। तो देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 30% से, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30% वैल्यू से। लैंड एंड बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू थी 2 लाख रुपए, 2 लाख का 30% हो गया 60,000 रुपए। तो नई बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,60,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट फॉर मशीनरी हैविंग net book value of rupees 10,000, net book value of rupees 10,000 which has been scrapped during the year, the original cost of machinery was 25,000। अब इस पॉइंट को बेटा ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को कि यहाँ पे बोला क्या गया है। सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पे जो गलती कर देते हैं, वो क्या गलती कर देते हैं, वो ये सोचते हैं सर 10,000 और 25,000 का डिफरेंस हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, देखो वहां लिखा क्या हुआ है, वहां लिखा हुआ है हमारे पास में कि 25,000 उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, यानी कि जब किसी जमाने में हमने इसको खरीदा था तब ये 25,000 रुपए की थी, और आज जब हमने इसको स्क्रैप घोषित किया है तब इसकी वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपीज थी। तो सर ये 10,000 से नील वैल्यू पे यानी कि स्क्रैप वैल्यू पे आ गई है। तो हमारे रिवैल्यूएशन के अंदर कितने अमाउंट जाएंगे सर, 10,000 जाएंगे। क्यों, क्योंकि आज इसकी वैल्यू 10,000 थी और 10,000 से ये स्क्रैप पे आ गई है, यानी कि नील वैल्यू पे आ गई है, स्क्रैप कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई है, तो हमारे पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या एंट्री बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितने रुपए से, 10,000 रुपीज से। ठीक है सर, फर्स्ट 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, debts amounted to rupees 10,000 considered bad and further debts of rupees 5,000 were considered doubtful and require 100% provision। दो एंट्रीज होनी है, एक तो हमारे डेटर्स कम हो गए क्योंकि बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए हैं बैड डेट्स के अंदर, और यहाँ पे कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले का दिया भी नहीं हुआ था। ठीक है सर, बैड डेट्स हुए हैं यानी कि हमारे एक तरीके से एक्सपेंसेस यहाँ लॉसेस हुए हैं, तो इसमें रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितने रुपए से सर, 10,000 रुपए से। ठीक है जी, उसके बाद में बोला गया कि 5,000 रुपए के और भी लोग डाउटफुल हैं जिनके ऊपर की हमें 100% प्रोविजन बनाना है। मतलब क्या हुआ, 5,000 रुपए का 100% यानी कि 5,000, तो 5,000 रुपए से हमें प्रोविजन मेंटेन कर रही है, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ रही है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है, नुकसान होता है। ठीक है सर, एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने रुपए से, 5,000 रुपए से, 5,000 रुपए से। तो दो एंट्रीज है ना यहाँ पे, दो एंट्रीज है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कितने से, 10,000 से, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से, 5,000 रुपए से। ठीक है सर, नेक्स्ट पढ़ते हैं, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंड ऑफ 5,000
इज बीइंग ब्रॉट इनटू अकाउंट। देख लो सर, लाइबिलिटी साइड पे देख लो, लाइबिलिटी साइड पे कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन का अमाउंट नहीं दिया हुआ था। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो पहले। इसका मतलब ये है, मैंने वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई तैयारी नहीं करके रखी हुई थी, मैंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड की कोई तैयारी नहीं करके रखी हुई थी, और आज मेरे सिर पे एक ऑब्लिगेशन आ गई है कि मुझे अपने वर्कर्स को कुछ कंपनसेशन देना पड़ रहा है। कितने का? 15,000 रुपए का। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन की मेरे को लाइबिलिटी आ गई है, तैयारी मैंने कुछ कर नहीं रखी थी, इसका मतलब मेरी ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगी, एक तरीके से लॉसेज है। ठीक है, एंट्री क्या बन जाएगी सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन। क्यों? वर्कमैन कंपनसेशन का कोई रिजर्व बना के नहीं रखा हुआ था, तैयारी नहीं की हुई थी इन्होंने पहले से। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री हैविंग वैल्यू 10,000 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर से 10,000 रुपए की चीज जो थी वो हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई थी। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, अगर वैल्यूएशन मैंने नहीं की हुई थी इन्वेंट्री की, तो दैट मींस मैंने अपनी इन्वेंट्री को कम वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हुआ था, तो आज उसको रिकॉर्ड करूंगा तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इजाफा हो रहा है, खुशी का माहौल है, स्टॉक बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो क्या एंट्री बनती है सर? यहां पे एंट्री बन जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट या फिर इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक सर, नेक्स्ट हमारे पास में लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ ₹5,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ परचेज। बिल्स ऑफ परचेजेस प्रोविजन बनाना है हमारे को, आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ परचेजेस का। मेरे को ना दो बच्चों के यहाँ पे फोन आए थे, एक तो गीता जी का फोन आया था और एक बादल ने एक पॉइंट पूछा था, उसके अंदर ना ये बिल्स ऑफ परचेज नहीं लिखा हुआ था, बिल्स आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर लिखा हुआ था। आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर लिखा हुआ था। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं ना सर, इसका मतलब समझ लेंगे तो अपने आप ट्रैक हो जाएगा, फिर तो हमें फायदा और नुकसान देखना तो रिवैल्यूएशन में उस हिसाब से हमने हमने क्या नाम है डालना है। यहाँ पे पता है क्या है? यहाँ पे ये कहता है कि हमारे को एक प्रोविजन मेंटेन करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ परचेज। यानी कि आम तौर पे हमारी कंपनी के अंदर, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या होता है, हमारे कुछ बिल्स आउटस्टैंडिंग पड़े रहते हैं, आउटस्टैंडिंग पड़े रहते हैं, ये हमारे सिर पे सिरदर्दी की तरह से बने रहते हैं, या फिर ना भी बने रहते हो तो हम ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ऐसे कोई भी पेंडिंग अगर खर्चे हो तो हम उसके लिए एक प्रोविजन मेंटेन कर, उसके लिए हम क्या कर ले, एक प्रोविजन मेंटेन कर ले। तो प्रोविजन मेंटेन करने की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा सर, ये प्रोविजन कितने पे मेंटेन करना चाह रहे हैं हम? चेक कीजिएगा, 5,000 रुपए के लिए हम ये प्रोविजन मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो प्रोविजन क्या अपने आप में एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर बिल्स ऑफ परचेजेस। यानी कि प्रोविजन फॉर बिल्स ऑफ परचेजेस अपने आप में प्रोविजन है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से हमारा रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है ना। नेक्स्ट देखेंगे, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सैंडरी डेटर्स ऑफ ₹10,000 बी रिटर्न बैक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर बताइए? हमारे पास में कुछ क्रेडिटर्स थे, उसको हमने रिटर्न बैक कर दिया, यानी कि क्रेडिटर्स ने हमारे को कुछ डिस्काउंट दे दिया। क्रेडिटर्स ने हमारे को कुछ डिस्काउंट दे दिया, यानी कि क्रेडिटर अपने आप को कम करने में जो मतलब क्रेडिटर जो था उन्होंने मंजूर किया कि आप हमें 10,000 रुपए कम दे देना। खुशी का माहौल है या गमी का माहौल है सर? अच्छी बात है, लाइबिलिटी थी हमारी, लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है ना। तो एंट्री क्या बन जाएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई एक तरह से लाइबिलिटी का कम होना और डिस्काउंट रिसीव करना क्या है? एक इनकम है, एक तरीके से इनकम है। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सर, एक सेकेंड है ना बच्चों,
तो हम क्या कहते हैं सर, हम ये कहते हैं कि लाइबिलिटी का कम होना यानी कि डिस्काउंट का रिसीव होना। डिस्काउंट का रिसीव होना क्या है हमारे पास में, एक तरीके की इनकम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, एक बार फिर बता देता हूं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक सर। एट्थ एंट्री दी हुई है हमारे को, 8 पॉइंट पढ़ेंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन्ड 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज। ठीक सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कोई उनकी मैच्योर हो गई, उन्होंने कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली हुई थी और उस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के मैच्योर होने पे क्या हो गया, 5,000 रुपए, 5,000 ये ना 25,000 है, 25,000 रुपए उनको रिसीव हो गए। तो ये कहां जाएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा सर, ये बैंक के अंदर जाएगा। कैश मिला है ना, कैश मिला है ना इनको, ठीक है। तो हमारे पास में ये बैंक अकाउंट के अंदर एंट्री होने वाली है, ये बैंक अकाउंट इससे डेबिट हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, गुडविल ऑफ एंटायर फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। ओ माय गॉड, मजा ही आ गया। मतलब सर इन्होंने तो गुडविल ही कैलकुलेट करके दे दी हमारे को, ठीक है। और बोलता है एंड राम्स शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ रोहित एंड राहुल हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अंडरलाइन द वर्ड इन योर माइंड, हु शेयर द प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। यानी कि यहां पे ना सिर्फ बहाना बना करके मुद्दे की बात क्या की गई है, मुद्दे की बात ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई गई है। भाई वो तो हमें पता ही है कि गुडविल का जो अमाउंट निकल करके आया 1,80,000 रुपए में, उसका जितना भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा वो कौन बांटेंगे, राहुल एंड रोहित ही बांटेंगे। राहुल एंड रोहित ही गेनिंग पार्टनर होंगे, तो गेनिंग पार्टनर बांटेंगे। ठीक है ना, ये हमारे को क्या नाम है पता था। ओके सर। अब हम क्या कहते हैं, यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन चोरी कर ली है हमने। क्या इंफॉर्मेशन चोरी कर ली है कि सर हमारे को फ्यूचर में प्रॉफिट्स जो हैं वो दोनों किस हिसाब से बांट रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं। ये पता लगाना था बस हमारे को यहाँ। फ्यूचर में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की क्या है सर, इक्वल है। डन। अच्छा जी, अब आगे की कहानी क्या है, नो गुडविल अकाउंट हैज बीन रेज्ड। सर ये तो हमारे मॉड्यूल ने ही हमें मना कर दिया, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो हम खोलते ही नहीं, हम तो डायरेक्ट पार्टनर्स की कैपिटल से ही काम करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा होता है या ना लिखा होता कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। मतलब ये क्या बात हुई सर, रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, रिटायरिंग पार्टनर छोड़ करके जा रहा है और फिर भी हमारी कैपिटल उतनी ही बनी रहनी चाहिए। सोच करके देखो, मैं, सन्नी और बादल तीनों पार्टनर थे, तीनों की कुछ कैपिटल थी। अब मैं रिटायर हो रहा हूं तो अपनी कैपिटल लेकर के जाऊंगा, कैपिटल तो डिक्रीज हो जानी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, और क्वेश्चन भाई साहब सर्वोपरि है, क्वेश्चन जो कहेगा वही करेंगे हम। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है सर कि ये रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो जाए, लेकिन हमारी फाइनल कैपिटल जो है उतनी ही बनी रहेगी जितनी की पहले थी। तो हमने पूछा कितनी थी, इसका मतलब ये कहते हैं कि कोई जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे तो 6 लाख रुपए एज इट इज बने रहने चाहिए। अच्छा, इसका मतलब 6 लाख रुपए बने रहने चाहिए। जाने वाला जाएगा, अपनी कैपिटल लेके जाएगा, फिर भी 6,000 रुपए बने रहेंगे। तो इससे कब होगा, ऐसा कब होगा सर, ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं कुछ कैपिटल ले करके आए। इस बात से आप मेरी सहमत हैं, आपको ये पॉइंट समझ में आया। अच्छा जी, आगे चलते हैं, हम क्या बोलेंगे आगे। अच्छा एक बात और इस पॉइंट के अंदर, ये जो पर्सन लेकर के आएंगे कैपिटल, ये जो पर्सन कैपिटल ले करके आएंगे, ठीक है, वो कैपिटल, अब यहां पे एक और बात लिखी हुई है, इंडिविजुअल कैपिटल बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि ये जो अपनी कैपिटल लेकर के आएंगे
वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली लेकर के आएंगे, यानी कि कितनी लेके आएंगे, इक्वल लेकर के आएंगे। लिखा है ना, पहली लाइन में तो उसने क्या बता दिया, पहली लाइन में उसने ये बता दिया कि सर वो इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में, और दूसरी लाइन में उसने ये बता दिया कि जो वो कैपिटल लेकर के आएंगे ना, वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से लेकर के आएंगे। यानी कि फाइनल कैपिटल दोनों की कितनी होगी सर, एज बिफोर, यानी कि 6 लाख, और दोनों की कैपिटल कितनी होगी, इक्वल होगी, यानी कि दोनों की कैपिटल कितनी आने वाली है, 3-3 लाख। नई फॉर्म के अंदर इन दोनों की कैपिटल कितनी आने वाली है सर, 3 लाख और 3 लाख। डन। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे को कुछ बोला गया, कहता है राम अमाउंट ड्यू टू राम इज सेटल बाय फॉलोइंग बेसिस, 50% ऑन रिटायरमेंट एंड 50% विद इन 1 ईयर। 50% आज ही दे देंगे, 50% बाद में देंगे। सर पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ ले। आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि इस पॉइंट के अंदर क्या परेशानी आपको आई है, और इसका हिंदी अनुवाद करके समझा भी दूंगा। जल्दी से पूछ लो फटाफट से, वरना मैं आगे चलता हूं। सर एक बार 8th वाली एंट्री बताना। 8th वाला पॉइंट मैं दोबारा बताऊंगा सर। सर 8th वाले पॉइंट के अंदर बोला गया उनके पास में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी थी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब तो समझते हो ना, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है तुम और मैं पार्टनर हो, और हम दोनों में से कोई रिटायर हो जाए या कोई छोड़ के चला जाए या दुनिया को छोड़ करके चला जाए, उसके लिए दूसरे पर्सन को लॉसेस ना आए, यानी कि जाने वाला तो चला गया लेकिन उसकी वजह से दूसरे पर्सन को ये लॉसेस आ गए कि भाई सारा का सारा भार दूसरे पर्सन के ऊपर ही आ गया, ठीक है, या फिर उसकी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में ना हम एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं, अपनी लाइफ के ऊपर ज्वाइंट पॉलिसी ले लेते हैं, यानी कि तुमने और मैंने दोनों ने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले ली तुम्हारी और मेरी लाइफ के ऊपर। अब ये हो गई मैच्योर। कोई भी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो वो पॉलिसी की कंपनी जो होती है, जो कंपनी होती है वो हमारे को पैसा देती है। पैसा दिया उसने, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चे क्या आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आता है एसेट्स या लाइबिलिटी का ऊपर या नीचे जाना, या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटी को हम लेते हैं, है ना, रिकॉर्ड करते हैं। सर यहां पे क्या कोई एसेट नीचे गया, नहीं सर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी थी वो तो कन्वर्ट हुई है बैंक में, यानी कि पैसे आए हैं, तो ये जो पैसे आए हैं ना, ये पैसे कहां जाएंगे, हमारे ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जाएंगे, यानी कि इस फॉर्म के बैंक अकाउंट में जाएंगे। ये लिखा है इसके अंदर। बताइए, और लोग भी बताइए। सर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहे थे हम, बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा, और क्रेडिट हमारे पास में ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का लिखा हुआ है। ये पैसा आया कहां से, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से आया है। और लोग बताइए। सर एक बार ये 7th पॉइंट आप रिपीट बेटा करोगे? आपकी ना आवाज बहुत कम है। अब सही आ रही है सर? हाँ जी। एक बार सर आप ये 7th पॉइंट रिपीट कर दोगे? हाँ जी बिल्कुल कर दूंगा सर। यहां पे लिखा हुआ है ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सेंड्री क्रेडिटर्स 10,000 बी रिटन बैक। पीछे चला गया, बैक चला गया, लाइबिलिटी बैक हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो जाती है तो रीवैल्यूएशन के अंदर क्या आ जाते हैं सर, प्रॉफिट्स आ जाते हैं। तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। एक तरीके से इनकम मान सकते हैं हम। भाई मान लो आप मेरे क्रेडिटर हो, आपने कहा कि सर मैं आपको 10,000 रुपए छोड़ देता हूं, तो मैं अपने घर में खुशियां नहीं मनाऊंगा, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो सर हमारे पास में इनकम आ जाएगी। एक तरीके से लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट हो गई और रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट की तरह से काम कर रहा है। और बताइए तो इसकी एंट्री क्या हो गई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए। और बोलिए, बताओ बच्चों, चलूं आगे फिर? इसमें सर इसमें रिटर्न बैक का मतलब ये नहीं होता कि मैंने दोबारा से उसको अपनी बुक्स में कंसीडर कर लिया है अपनी एज अ लाइबिलिटी? नहीं प्रभु, आप तो उल्टा चल रहे हो बिल्कुल। आप तो बिल्कुल उल्टा चल रहे हो, आप तो क्रेडिटर्स को बढ़ा रहे हो। मतलब नहीं सर, रिटर्न बैक का मतलब है यहाँ पे राइट ऑफ होना। ओके सर। और बताओ, चले फिर आगे चले, चलो ठीक है।
सर जो रीवैल्यूएशन के अंदर मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई सारी की सारी जब आप पोस्ट करेंगे तो आपके पास में प्रॉफिट्स आ जाएंगे और ये प्रॉफिट्स उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। राम, राहुल और रोहित, ऊपर देखिएगा 3:2:1 है ना, तो 3:2:1 में ये कोइंसिडेंटली कितने थे, 60,000 ही थे, 60,000 थे। राम के पास 30,000 चले गए, राहुल के पास 20 और रोहित के पास में 10,000। डन। अच्छा जी, अब सर हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। उससे पहले मैं चाहूंगा हम एक बैंक अकाउंट की एंट्री और कर लेते हैं, क्योंकि वो जेएलपी का अमाउंट था ना, तो एक बैंक अकाउंट और ओपन कर लिया हमने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, हमने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है सर। उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ था कितना, 1 लाख रुपए, प्लस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से जो 25,000 रुपए आए हैं, बस इतना ही है, और कुछ नहीं लिखा हुआ, और कुछ नहीं लिखा हुआ। आपने बैंक अकाउंट बनाना है, उसके अंदर ये 2 चीजें लिख देनी है कि एक तो 1 लाख रुपए मेरे पास में ओपनिंग में थे और 25,000 रुपए मेरे को ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से मिल गए। डन। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब बना देंगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट होता ना तो उसके बाद में हम डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे, लेकिन एक है ना एंट्री हमें करनी जरूरी थी बैंक अकाउंट की, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाली, बाकी सारा तो रिवैल्यूएशन के ऊपर ही बेस्ड था। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन पूरा हो गया, बैंक अकाउंट की वो हो गई, एंट्री भी हो गई, यानी कि जितनी भी एडजस्टमेंट में एंट्री लिखी हुई थी सब पूरी हो गई। चलो, अब हमारे पास में जो ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी हमने वो ओपनिंग कैपिटल यहां पे लिख, हमने वो ओपनिंग कैपिटल यहां पे लिख ली। ठीक है सर, एक एडजस्टमेंट है हमारे पास में, क्या, गुडविल की, शायद यहां पे गुडविल का अमाउंट दिया हुआ था क्या, गुडविल का अमाउंट था क्या, नहीं था, क्वेश्चन में गुडविल ही नहीं है। एक सेकेंड, मैंने देखा तो था शायद, मुझे ऐसे लगा, हाँ 1,80,000, वही मैं कह रहा हूं कि भूल सा गया था मैं भी। 1,80,000 रुपए की गुडविल को रीवैल्यूएट किया गया, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, वही जैसा कल सिखाया था डेबिट और क्रेडिट करके। ठीक है सर, चलो ये ओपनिंग कैपिटल लिखी हुई थी। ओपनिंग कैपिटल के बाद ये जो इनके 3 प्रॉफिट्स आए हैं ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इनके अंदर। लो सर, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स लिख दिए, 30,000, 20,000 और 10,000। डन। अब और कोई एंट्री नहीं है, अभी तक के लिए और कोई एंट्री नहीं है। हमें क्या करना है, अब गुडविल की एंट्री करनी है, कैलकुलेशन करनी है सर गुडविल की। चलो सर कर लेते हैं गुडविल की एंट्री। गुडविल कितनी थी सर, 1,80,000 रुपीज थी। ठीक है, ओके सर। अब इस गुडविल को पहले हम तीनों पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, यानी कि हमने क्या बोला, क्रेडिट कर दिया इनके अकाउंट को, यानी कि हमने इनको दे दिया, देना है। गुडविल का 1,80,000 रुपए का अमाउंट किसको देना है, राम को देना है, राहुल को देना है, रोहित को देना है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 3:2:1। कितने, 1,80,000। अब राम चला गया, तो राहुल और रोहित कहते हैं कि भाई देखो, जिसने जाना था वो तो चला गया, लेकिन हमारी ब्रांड वैल्यू खराब नहीं होनी चाहिए। वो चाहे अपना शेयर 90,000 लेकर के चला गया, लेकिन जो गुडविल हमने अपने पास रखी हुई है, यानी कि यहां पे रख दो, टेबल पे रख दो इस गुडविल को, कितना, 60,000 और तुम 30,000 दोनों। अब कहते हैं अभी भी कुछ कमी है, ये गुडविल जितनी पुरानी जैसे पहले थी 1,80,000 रुपए की, अभी नहीं है, अभी तो सिर्फ 60 और 30 ही हमने टेबल पे रखे हैं। तो कहते हैं फिर एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि हमने जो राम का शेयर था उसको भी यहां रख दिया, तो टोटल गुडविल पहले हमने क्रेडिट कर दी, फिर हमने डेबिट कर दी। डेबिट किस रेशो में करूंगा सर, न्यू रेशो में करूंगा, क्योंकि न्यू पार्टनर ही गुडविल को आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं। हालांकि ये गुडविल परचेज गुडविल नहीं है जो बैलेंस शीट में आ जाए, लेकिन इनको अपनी गुडविल से प्यार तो है ना भाई, इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, इस गुडविल की वजह से ही तो चल रहा है, कस्टमर लेकर के आ रहे हैं, ये गुडविल ही तो लेकर के आ रही है। तो सर उन्होंने बोला कि हम ना अपनी पार्टनरशिप फर्म को देंगे, वापस दे देंगे, यानी कि फर्म ने देना है, किसको, राम, राहुल और रोहित को।
और फर्म ने इनसे लेना है। किसने? फर्म ने। ठीक है जी, फर्म ने लेना है तो उनका अकाउंट डेबिट कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना कितना? उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी, यानी कि 90,000 और 90,000। अब चेक करो जरा, राम को सिर्फ देना था, जिसको देना होता है उसका अकाउंट क्या हो जाता है सर? क्रेडिट हो जाता है। राहुल को 60,000 देने थे और 30,000 लेने हैं, यानी कि राहुल से हमने 30,000, हम कौन है? फर्म। फर्म ने 30,000 रुपए लेने हैं, यानी कि डेबिट हो जाएगा उसका अकाउंट, क्योंकि कैपिटल कम हो जाती है तो क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। अच्छा जी, रोहित को देने थे 30,000 और रोहित से लेने कितने हैं फर्म ने? 90,000, यानी कि 60,000 रुपए रोहित से लेने हैं, तो रोहित का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो यहां पे एंट्री क्या बन जाएगी सर? सिंपल एंट्री बन जाएगी ना, राहुल अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। यानी कि हम टोटलिटी में कह सकते हैं कि राम को, रिटायरिंग पार्टनर को जो 90,000 रुपीज दिए हैं उसमें राहुल का हिस्सा 30,000 और रोहित का हिस्सा 60,000 रुपए का है। ठीक है जी, ये एंट्री बन जाएगी हमारी। वरना हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि ये कितना कितना गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देते और रिटायरिंग पार्टनर यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते, जो कि नॉर्मल रूल है। तो उससे भी हम ये निकाल सकते थे और उसमें शेयर निकालना पड़ता बस 1,80,000 में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का, जो कि रिटायरिंग पार्टनर था। डन। ठीक है सर, अब ये हमारे पास में जनरल एंट्री बन गई, यानी कि मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा, रोहित और राहुल के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और राम के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा इसी गिवन अमाउंट से। ठीक है सर, कर देते हैं। ये मैं गया, राहुल और रोहित के अकाउंट में मैंने उनको डेबिट कर दिया 30 और 60 से, और राहुल को 90,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। राहुल को नहीं, सॉरी, राम को। राम था रिटायरिंग पार्टनर। यहां पे मैं डायरेक्टली 90,000 भी लिख सकता हूं, ये कह करके बाय राहुल एंड रोहित। तो यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टोटल तो इनका दोनों का 90,000 ही बन रहा है ना, मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई कितना कितना किससे लिया। ये गुडविल का पॉइंट भी हो गया। डन। अब इसके बाद में बोला गया कि ना सर ऐसा है, हमारे को नई पार्टनरशिप के अंदर 6 लाख की कैपिटल ही लेनी है, यानी कि लिखा हुआ था ना अभी, और 6 लाख में हमारा शेयर कितना होगा नए पार्टनर्स का? 3-3 लाख, क्योंकि इक्वली कर रहे हैं। तो मैंने एक काम कर दिया, मैंने कहा भाई नई पार्टनरशिप फॉर्म में जा रहे हो तो इस पार्टनरशिप फॉर्म में ये तुम्हारी क्लोजिंग होगी ना कैपिटल की, ये यहां पे क्लोजिंग होगी कैपिटल की और वहां पे ओपनिंग होगी। तो यानी कि यहां पे तुम्हारी कैपिटल कितनी है? 6 लाख की। 6 लाख की आधी आधी 3-3 लाख। डन। अब हमारे पास में हमने इन दोनों की एंट्री भी कर दी, यानी कि ये जो पर्सन थे राहुल और रोहित के, ये 3-3 लाख रुपए इनकी फाइनल फिगर होगी। ठीक है सर। नेक्स्ट अब हमें अकाउंट क्लोज करना है, किसका? राम का। हमने राम के अकाउंट को क्लोज करना है सर। ध्यान देना जरा, राम को हमने 3 लाख रुपए उसकी ओपनिंग कैपिटल का देना था, 30,000 रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट्स का देना था, फर्म ने देना था, है ना, और 90,000 रुपीज किसका देना था? गुडविल का देना था, ये वाला अमाउंट। ठीक है, इतना उसको देना था। ओके, और उससे लेना क्या था? हमने राम से लेना कुछ भी नहीं था, कुछ भी लेना नहीं था। तो टोटल कितना बन गया ये? 4,20,000 रुपए। 4,20,000 रुपए फर्म ने राम को देना था। और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया? आधा अभी रिटायरमेंट पे दे दो। आधा कितना दे दो? रिटायरमेंट पे 2,10,000 रुपए अभी दे दो, करंटली दे दो। जब हम करंटली दे देंगे तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी?
राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक क्रेडिट हो गया क्योंकि पैसे कम हो गए, और साथ ही आधी लाइबिलिटी भी चली गई, यानी कि राम की कैपिटल भी चली गई। तो 2,10,000 रुपए के लिए हमने ये एंट्री बना। ठीक है सर, अब ये रिमेनिंग जो आधा 2,10,000 रुपए बचे में उसका क्या करूं? सर उसको लोन में ट्रांसफर कर उसको लोन में ट्रांसफर कर दो। ऐसा मान लेंगे कि हमने राम से लोन ले रखा है, तो जाहिर सी बात है इसकी कैपिटल डेबिट होनी है, ये तो पता ही है हमारे को। तो क्या एंट्री बन जाएगी? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट। इसका मतलब कैपिटल और लोन दोनों ही लाइबिलिटी है, एक लाइबिलिटी बढ़ गई और एक लाइबिलिटी घट गई। कौन सी लाइबिलिटी बढ़ गई? सर लोन की लाइबिलिटी बढ़ गई, तो 2,10,000 रुपए क्रेडिट और 2,10,000 रुपए डेबिट। ये थी सर हमारी एंट्री, आधी आधी। ठीक है सर, अब इसी एंट्री को मैंने इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर राम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। देखो ये लिखा हुआ है, राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया बैंक से और राम के लोन अकाउंट से। इसका मतलब राम का काम तो खत्म हो गया सर, राम का काम इस पार्टनरशिप फॉर्म में खत्म हो गया। पार्टनर का, राम का काम कभी भी खत्म नहीं हो सकता इस दुनिया से। अच्छा जी, आगे बोलते हैं। सारे पार्टनर्स अकाउंट, सारे काम खत्म हो गए। अब ये पता है क्या कहते हैं, दोनों आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं, कह रहे चला गया, जाने वाला तो चला गया, चलो ठीक है। हमने ये प्रॉमिस किया है कि भाई 3 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हमारी फॉर्म के अंदर होंगे। तो आज हमारी कैपिटल कितनी है फॉर्म के अंदर? तो राहुल बोलता है मेरे पास 2 लाख है प्लस 20,000 और है, 2,20,000। मैंने फॉर्म से कितने लेने हैं? 2,20,000 लेने हैं। राहुल कह रहा है मैंने फॉर्म से 2,20,000 रुपए लेने हैं और मैंने फॉर्म को 30,000 रुपए देने हैं। ठीक है, और साथ ही नई कैपिटल भी लेकर के आनी है, वो भी देना ही है। यानी कि 2,20,000 रुपए देने हैं और 2,20,000 रुपए देने हैं, जो क्रेडिट साइड पे लिखे हुए फॉर्म ने राहुल को, और फॉर्म ने राहुल से लेने कितने? 3,30,000। सर दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए इस फॉर्म के अंदर राहुल और पैसा लेकर के आएगा। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सर कोई इन्वेस्टमेंट करता था तो एंट्री क्या बनती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यही एंट्री 1,10,000 रुपए से बना ली। सिमिलरली रोहित के साथ में भी सेम ही सिचुएशन है, 2.5 लाख रुपए के लिए उसकी भी सेम एंट्री हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये दोनों एंट्रीज हो गई, बात हो गई खत्म। अब पार्टनर से कैपिटल अकाउंट हो गया खत्म। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी भी बैंक की एंट्रीज की है ना तुमने, कहां पे? ये देखो, ये 2,10,000, ये देखो ये 1,10,000, और ये देखो ये 2,50,000। इसको बैंक में पोस्ट करना भूल ना जाना। ठीक है, तो सर ये रही हमारी बैंक अकाउंट नीचे, ये देखो हमने पोस्ट कर दिया वहां के क्रेडिट से यहाँ के डेबिट में। 1,10,000, 2,50,000 और 2,10,000। अब इसका मतलब भी समझ लो, बैंक में 1 लाख पहले से थे, 2.5 लाख रुपए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ने दिए, और ये दोनों अपनी अपनी कैपिटल और लेकर के आए, और ले जाने वाला 2,10,000 लेकर के गया है अभी तक। अभी उसके बकाए हैं 2,10,000 और। लेकिन अब हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर कितनी बची है? 2,75,000 रुपए। इसको हम कहां दिखाएंगे सर? बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज बैंक बैलेंस। ठीक है जी, अब आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट को उठाएंगे और जो जो चेंजेस हुए होंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, वो इस बैलेंस शीट के अंदर, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर चेंजेस कर देंगे, तो ये आपकी नई बैलेंस शीट एज इट इज बन जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखो, कैश का बैलेंस कितना है? 2,75,000। नई पार्टनरशिप फॉर्म में उन दोनों की कैपिटल कितनी है? 3 लाख,
और 2,10,000 रुपए का एक लोन भी है। अब यहाँ पे हमारे क्रेडिटर बढ़ गए थे, देखो जी ऊपर 10,000 रुपए से बढ़ गए थे ना। पहले हमारे क्रेडिटर कितने थे, सॉरी घट गए थे, बढ़ नहीं गए थे, घट गए थे, रिटर्न बैक लिखा हुआ था, ठीक है। तो 2 लाख से हमारे क्रेडिटर घट गए थे, 1,90,000 हो गए थे। तो नई बैलेंस शीट में देखो, नई बैलेंस शीट में देखो 1,90,000 रुपए। सर एक बात बताओ, ये नई बैलेंस शीट हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो पुरानी बैलेंस शीट को अपने सामने रखने का है, पुरानी बैलेंस शीट को अपने सामने रखने का है, ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी अपने सामने रखने का है। पेपर क्वेश्चन पेपर पे बैलेंस शीट पुरानी दी हुई होगी, ठीक है सर। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रखो अपने सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर देखो तुम्हारी प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड बैलेंस शीट में जितनी भी दी हुई थी ना, उसमें मशीनरी की वैल्यू 10,000 रुपए कम हो गई है, चेक कर लेना। तुम्हारी प्लांट एंड मशीनरी के, तुम्हारी बैलेंस शीट में जितना भी डेटर्स दिया हुआ था ना, उसमें से 10,000 का डेटर कम हो जाएगा, और साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 और कम हो जाएगा। तुम्हारी नई बैलेंस शीट के अंदर एक वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्रिएट हो जाएगा 15,000 रुपए से। ये देखो ये रहा, क्योंकि आज से पहले एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, आज एग्जिस्टेंस में आ गया, लायबिलिटी साइड लिख देंगे। एक प्रोविजन फॉर बिल भी लायबिलिटी साइड पे नई बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा, ठीक सर। लैंड एंड बिल्डिंग की जो भी वैल्यू रही होगी ना तुम्हारी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर, उसमें 60,000 रुपए का इजाफा और कर देना, और स्टॉक जितना लिखा हो ना उसको इंक्रीज कर देना 10,000 रुपए से, और क्रेडिटर कम कर देना, किससे, 10,000 रुपए से। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ये अमाउंट दिया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ओहो ओहो, ये पॉइंट हमसे छूट गया था, ये भी अच्छा हो गया कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पे हमारे पास में एक चीज थी, कृपया ध्यान दें, इधर ध्यान दें, ये मुझसे छूट गया था। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी देखना, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास कहीं भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नहीं लिखी हुई, मानते हो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारे पास में नहीं लिखी हुई। तो ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह काम कर रही है। अनरिकॉर्डेड एसेट को हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि एसेट साइड पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं थी। कोइंसिडेंटली जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आई है, कोइंसिडेंटली जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आई है, उस टाइम पे हमें पता लगा अरे हमारे पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी थी जिसको कि हमने एसेट साइड पे रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था। एसेट साइड पे इसको रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड पे इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर 1। नंबर 2, ये आज मैच्योर भी हो गई है, यानी कि पहले तो अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, मैच्योरिटी के साथ साथ हमें इसकी रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी, मैच्योरिटी के साथ साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एसेट साइड पे दिखाई नहीं दे रही थी। तो पहले रिकॉर्ड करेंगे, क्या एंट्री बन जाएगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर इस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बंद भी कर देंगे। कितने से सर, 25,000 रुपए की सरेंडर वैल्यू आ गई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये आपकी नई बैलेंस शीट दी हुई है, और आप देख सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अलग से दिखाई नहीं दे रही। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है जी, बैंक अकाउंट के अंदर मैच्योर होकर के वो आ चुकी है, डन, मतलब उसके क्लोजिंग बैलेंस में एडजस्ट हो चुकी है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था हमारा, इस तरीके से हमने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को करना था। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अनुज, आयुष और पीयूष 3 पार्टनर थे जिनकी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:1, और उनकी बैलेंस शीट इस तरीके से थी। बैलेंस शीट में क्या ढूंढना है हमारे को सर, जनरल रिजर्व मिल गया और बाकी कुछ नहीं है,
ठीक है जी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अनुज डिसाइडेड टू रिटायर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। रिमेनिंग पार्टनर थे वो इक्वली फ्यूचर में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये चीज हमारे को बोली गई है नंबर 1 पॉइंट कि गुडविल को आप रीवैल्यूएट करो एट 1 ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर दिए हुए हैं हमारे को, ये 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, इनका एवरेज निकालना है। और ये जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 3,30,000, ये एज पर ड्राफ्ट अकाउंट दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो हम इससे जो क्या नाम है गुडविल है वो निकाल लेंगे 1 ईयर परचेज से, इन तीनों का एवरेज करके और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास में, द एसेट इज वैल्यूएटेड एज फॉलोज। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट हो गई 10% से, यानी कि एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी सर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डन, ठीक है जी। क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹10,000 वर ओमिटेड टू रिकॉर्ड, यानी कि हमारे पास में कुछ क्रेडिटर्स थे, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे, हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको क्या कर देंगे हम एंट्री बना देंगे इसकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ₹6,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक कम हो गया तो एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 6,000 रुपए से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स जितने के भी होंगे उसके ऊपर प्रोविजन बन जाएंगे 5% से। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी सर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, डेटर्स का 5%, जितने भी डेटर्स आपकी बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। आगे कुछ लिखा हुआ है, लिखा है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एफडी amounted to ₹9,000 was omitted to be recorded। इंटरेस्ट ऑन एफडी था, इंटरेस्ट ऑन एफडी था और हम उसको लिखना भूल गए थे अपने पास में, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन एफडी क्या है, एक तरीके से हमारी इनकम है, और एक्रूड हो तो ये हमारा एसेट है। एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट है ना, तो एंट्री बन जाएगी क्या, इंटरेस्ट और एफडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक सर। इसकी एंट्री भी हमने कर दी। द अबव एडजस्टमेंट वर टू बी मेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर कैलकुलेटिंग गुडविल। देखा, सुनो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार फिर पढ़ेंगे इसको। द अबव एडजस्टमेंट, जितनी भी ऊपर एडजस्टमेंट लिखी हुई है ना, उनको हम एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट से और उसके बाद में गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि सर हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आएंगे उनको इन 3 साल के प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। यानी कि अगर प्रॉफिट आएगा तो ऐड कर देंगे। और कौन से साल के प्रॉफिट्स हैं ये, सबसे करंट ईयर कौन सा है यहाँ पे 2021, 31 मार्च 2021, तो इसी के अंदर चेंजेस करेंगे। प्रॉफिट आया तो ऐड कर देंगे, लॉसेस आया तो लेस कर देंगे, और उसके बाद इन 3 साल की एवरेज बिठा देंगे डिवाइड बाय 3 करके, और साथ में मल्टीप्लाई बाय 1 करके, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई बाय 1 करके हमारी गुडविल की अमाउंट आ जाएगी, और उसको हम उसके अंदर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर देखेंगे, ठीक जी। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, शायद नहीं आया होगा तो मुझसे पूछ लीजिए दोबारा, मैं वेट कर रहा हूं। बोलिए, ये बात समझ में आई, इस पॉइंट के अंदर करना क्या है। चलिए फिर आगे चलते हैं। कोई नहीं पूछ रहा तो इसका मतलब सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सी एग्री टू टेक ओवर the FD, the bank FD, including interest thereon, in the part payment of his dues, and the balance would remain as loan at the rate 8% interest per annum। इसका मतलब क्या हुआ, अनुज भाई साहब को रिटायरमेंट पे
हम ये एफडी दे रहे हैं, साथ ही साथ हम जितना उसका इंटरेस्ट था, 9,000 रुपए इंटरेस्ट भी थे ना, जिसको कि अभी अभी रिकॉर्ड किया है, तो वो 9,000 रुपए इंटरेस्ट के भी हम उनको दे रहे हैं। ठीक है जी, तो टोटल अमाउंट इनको, लेकिन फ्री में नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट हो रही है तो हम इनको बेनिफिट दे रहे हैं, कोई नहीं। रिटायरमेंट पे इनका जितना शेयर बनता है उस शेयर के बदले में इतना अमाउंट हम उनको दे रहे हैं। एफडी का अमाउंट कितना था? एफडी का अमाउंट था सर हमारे पास 2,25,000 और 9,000 रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट और आ गया। दोनों को ऐड करके पार्टनर के कैपिटल में जो जा रहा है उसके अकाउंट में डेबिट कर दूंगा, क्योंकि वो अपनी पार्ट पेमेंट के वे में लेकर के जा रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? अनुज अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एफडी और प्लस इंटरेस्ट। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन एफडी को क्रेडिट अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल अमाउंट जितना भी आएगा उतना उसके अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है आयुष एंड पीयूष एग्री टू ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट एंड मेंटेन ए बैंक बैलेंस ऑफ 1,50,000। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि वो इतनी कैपिटल लेकर के आएंगे जो कि उनकी कैपिटल के इक्विवेलेंट हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्विवेलेंट हो। कितना था सर? बोला गया था इक्वली। नंबर 1 तो उनकी कैपिटल, इस लाइन के दो मतलब है। इनकी कैपिटल जो होगी वो सेम होगी, मतलब कि इक्वल होगी। ठीक है जी, और साथ ही प्रोपोर्शनेट, हाँ प्रोपोर्शनेट टू कैपिटल का मतलब तो वही हो गया, इक्वल, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल होगी। जैसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वैसी ही कैपिटल होगी। और नंबर 2, ये इतना कैश लेकर के आएंगे कि बैंक में बैलेंस जो है वो 1,50,000 रुपए रहेगा ही रहेगा। इतना बैलेंस लेकर के आए तो सर अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा, देखो हमारी नेसेसिटी क्या है, 1.5 लाख रुपए बैंक के अंदर बना रहे, तो बैंक अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे, उसका क्रेडिट बैलेंस, उसका क्लोजिंग बैलेंस लिख करके, और वो कितना आएगा? 1,50,000 रुपीज। तो 1,50,000 रुपीज हम उसका क्लोजिंग बैलेंस मान लें। ठीक है जी, ये सारी एडजस्टमेंट हमने पढ़ ली। अब हम बनाएंगे सर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि मैंने आपको जिस तरीके से जनरल एंट्री बताई थी उस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, और इस समय पे हमारी ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो मैंने आपको एंट्रीज लिखवाई हैं, हमारे पास में क्या आ जाएगा? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। आप देख रहे हैं अब यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि ये अभी प्रॉफिट से एडजस्ट होना है। अभी ये प्रॉफिट जो हमारे पास में है उनसे एडजस्ट होना है। 93,500 के सर लॉसेस आए हैं। ठीक है सर, जो लॉसेस आए हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे, और फिर इन लॉसेस को, सर इन लॉसेस के ऊपर किसका अधिकार बनता था? सर इन लॉसेस के ऊपर अधिकार बनता था, या फिर ये लॉसेस किसके कर्तव्य में आते थे? ये लॉसेस कर्तव्य में आते थे हमारे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अभी हमें इसको एडजस्ट करना है, प्रॉफिट से जो 2,36,500 है उससे एडजस्ट करना है। लेकिन उसके बाद ये लॉसेस जो हैं, ये लॉसेस कहां जाने चाहिए, यानी कि वो बैलेंस कहां जाना चाहिए? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो हमें इसको भेजना ही है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसको भेजेंगे। उससे पहले हम क्या बनाएंगे? एडजस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, और फिर उस सस्पेंस अकाउंट से कहां ट्रीट करेंगे उसको? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। भाई P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनता है? सर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है ताकि प्रॉफिट्स के अंदर जो भी चेंजेस हुए हो ना, जो लास्ट ईयर से रिलेटेड हो, उनको हम एडजस्ट करके फिर रिमेनिंग अमाउंट को हम कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर सकें, इसलिए बनता है। चलिए
हमारे पास में ये लॉसेस आ गए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें सर बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम क्या बना देंगे सर, बैंक अकाउंट बना देंगे और एक गुडविल की एंट्री भी पास करेंगे, एक गुडविल की एंट्री भी पास करेंगे। तो गुडविल की एंट्री किस तरीके से पास करेंगे हम, हमारे पास में लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था सर, 3,30,000। 3,30,000 में से लॉसेस कितने हो गए, 93,500 के। 93,500 के लॉसेस हमने एडजस्ट किए तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 2,36,500। उससे पहले का 232 और 220, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट्स कितने आ गए, 6,89,400। इस 6,89,400 को हमने डिवाइड कर दिया सर 3 से, एवरेज निकाल दिया ना, एवरेज कितना आ गया 2,29,800 और इसको 1 ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो इतना ही अमाउंट हमारे पास में आ गया। अब 2,29,800 को हम पहले क्या, यानी कि फर्म ओल्ड पार्टनर्स को दे देगी, गुडविल का शेयर निकालना है ना हमने, तो ये फर्म वही वापस वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, फर्म क्या करेगी, दे देगी। तो ये कैपिटल इन पार्टनर्स को, ये कैपिटल का, ये क्या नाम है, गुडविल का अमाउंट क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो ये मिला, लेकिन अगेन फिर ये फर्म को वापस करेंगे और अब न्यू पार्टनर्स करेंगे और इक्वल रेशो में करेंगे, क्योंकि न्यू रेशो क्या है, इक्वल है। तो इसी 2,29,800 को रिमेनिंग पार्टनर्स ने या फिर न्यू पार्टनर्स ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है जी, तो अब हमारे पास में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट आ गई। अनुज को मिला और अनुज ने दिया 0, लेकिन आयुष ने और पीयूष ने फर्म को दिया या फिर देना है कितना, 1,14,900 ईच। तो इसका मतलब अनुज ने कुछ नहीं देना फर्म को, इसका मतलब अनुज का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और इन दोनों ने देना है इसलिए इन दोनों के अकाउंट डेबिट हो जाएगी। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने की थी, आयुष अकाउंट डेबिट, पीयूष अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 91,920 से। ठीक सर, अब इसका इफेक्ट कहां आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपनिंग कैपिटल लिखी हुई थी तीनों की, जितनी भी बैलेंस शीट में दी हुई है। जो रिजर्व्स थे उनको हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक सर, अच्छा जी, अभी जो गुडविल की एंट्री हमने बनाई है वो गुडविल की एंट्री हम बना देंगे, गुडविल की एंट्री बना देंगे। हमने ये गुडविल की एंट्री बना दी, 22,980 और 68,940। ठीक है जी, और ये हमारे पास में 91,920, ये जो हमने अभी गुडविल की एंट्री बनाई उससे। अच्छा सर, अब हमारे पास में जो हमें रीवैल्यूएशन पे लॉसेस हुए थे, ये देखो, ये वाले लॉसेस जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, 93,500 के ये लॉसेस, ये पास्ट ईयर से एडजस्ट हो चुके हैं, ये पास्ट ईयर से क्या हो चुके हैं सर, एडजस्ट हो चुके हैं। तो इनको किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे कि ये पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ओके, लॉस जो था वो हमारे पास में इस तरीके से डेबिट साइड पे इनके आ गया। ठीक है सर, अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि एफडी और उसके इंटरेस्ट को अनुज लेकर के जा रहा है, और उसकी जर्नल एंट्री में हमने अनुज का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था, ये देखो 2,34,000। बस अभी रुक जाएंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ना ही हम अनुज का अकाउंट क्लोज करेंगे और ना ही आयुष और पीयूष के अकाउंट के साथ में कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे। उससे पहले हमें बनाना होगा एक बैंक अकाउंट सर और बैलेंस शीट। सर, बैंक अकाउंट बनाने के पीछे कारण है कि वहां पे लिखा हुआ था कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो इतना शेयर लेकर के आएंगे जिससे कि उनका कैश भी बना रहे, कितना, 1.5 लाख रुपए।
तो पहले हमें प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी सर? कैश अकाउंट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो यहां पे कैश अकाउंट नहीं दिया हुआ, चलिए कोई बात नहीं। वैसे कैश अकाउंट के अंदर हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस कितना था? 13,000 था, सिर्फ 13,000 रुपीज था, ठीक है। और हमारे को बना के कितना रखना है? हमारे को बना करके रखना है 1,50,000। तो नया बैलेंस में बैलेंस शीट के अंदर कितना लिख सकता हूं सर? 1,50,000 क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने एक नई बैलेंस शीट बनाई और उसके अंदर 1,50,000 का बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक। यहीं पे आता है बैंक बैलेंस। अब सर ध्यान से देखना, जितनी भी रीवैल्यूएशन के अंदर एडजस्टमेंट्स थी, उनसे बैलेंस शीट की जिस आइटम पे जो भी फर्क पड़ता था वो मैंने डाल दिया। जैसे कि प्लांट कम हो गया, स्टॉक कम हो गया, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बना दिए तो डेटर्स भी कम हो गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए, बस। और एक अनुज का लोन एग्जिस्टेंस में आ गया। अनुज का लोन कितना एग्जिस्टेंस में आ गया? वो हमारे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इसकी बैलेंसिंग फिगर बताती है, इसकी बैलेंसिंग फिगर बताती है। जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा, क्या एंट्री बना देंगे सर? एंट्री बना देंगे अनुज लोन अकाउंट डेबिट, सॉरी अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज लोन अकाउंट, ठीक है सर। ये जनरल एंट्री हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी पास की थी। हमारे पास में एक लोन भी एग्जिस्टेंस में आ गया है, लेकिन अभी ये पूरी बैलेंस शीट पूरी नहीं हुई है। अब सर हमारे को है ना कैपिटल निकालनी है, कैपिटल निकालनी है। क्या समझते हो कैपिटल क्या होती है? सर कैपिटल का मतलब होता है, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारे टोटल एसेट्स हैं और ये हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी है। अगर इन एसेट्स में से ये आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगी सर? कैपिटल आ जाएगी। यानी कि हमें क्या करना है? नेट एसेट निकालने हैं। नेट एसेट का मतलब क्या है? नेट एसेट का मतलब है सर एसेट्स के ऊपर किसका अधिकार होता है? सर प्रोपराइटर या पार्टनर्स का। लेकिन आउटसाइडर लायबिलिटी भी एडजस्ट करनी पड़ेंगी हमें। तो जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटी है, यानी कि ये टोटल 11,03,500 में से अगर मैं माइनस कर दूं, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है ना। देखो बच्चों याद रखना, ये आउटसाइडर हो गया, अनुज बाहर का बंदा हो गया, पार्टनर नहीं रहा, तभी तो लोन अकाउंट लिखा हुआ है। ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो मैं टोटल एसेट्स में से ये लायबिलिटी माइनस कर देता हूं, मेरे पास में सर कैपिटल निकल करके आ जाएगी, फाइनल कैपिटल निकल करके आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाती है सर? आ जाती है 6,06,780। इनको मैं डिवाइड कर देता हूं इक्वल रेशो में, जो कि कितना आ जाता है? 3,03,390 ईच। तो इन लोगों की क्या आ जाती है सर? कैपिटल निकल करके आ जाती है। अब इस कैपिटल को मैं कहां रख दूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रख दूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने लिख दिया, ये इनकी फाइनल फिगर है। तो मुझे पता लग जाएगा, कि सर कितना कैश लेके आना है या फिर कितना कैश वापस लेके जाना है। किसको? आयुष और पीयूष को। इनकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी सर ये वाले अमाउंट। अब देखो, अगर हमारे पास बैंक अकाउंट होता, अगर हमारे पास में बैंक अकाउंट होता तो हमारे ये दोनों अमाउंट डेबिट होते। हमारे ये दोनों अमाउंट जो हैं वो क्या होते सर? डेबिट होते, है ना, बैंक अकाउंट के अंदर। ओके, और 13,000 रुपए हमारे पास पहले पड़े ही हुए थे, ठीक है, ये चीज है। बाकी बैंक की एफडी से उसको पार्शियल पेमेंट की थी, बैंक की एफडी हमारे पास में अलग से यहाँ पे लिखी हुई थी, तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, उसका बैंक अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक की एफडी से हमने उसकी पार्शियल पेमेंट की थी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में क्वेश्चन था जिसका कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था और ये नई बैलेंस शीट थी और ये हमारी वर्किंग नोट थे रीवैल्यूएशन के और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के। ठीक है, ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हमने निकाल लिया था और किसको कितना देना था और किससे कितना लेना था वो एडजस्ट करके हमने फाइनल एंट्री निकाल ली थी।
इस क्लास के लिए ये जो पीडीएफ है मेरे ख्याल में सभी बच्चों के पास में है, ठीक है, और नोट्स फॉर्म में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिकली अभी भेजी हुई है ये, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।